हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब से हम एमसीक्यूज़ बाद में करेंगे। आज से हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी के पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में और पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से। ठीक है, मतलब जो सिंपल एमसीक्यूज़ होते हैं ना, जो टेस्ट सीरीज होते हैं, उनको इंपॉर्टेंस ना देकर, ठीक है, हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देंगे? पीवाईक्यूज़ को, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये किंग है इस प्रिपरेशन का। तो हमें पीवाईक्यूज़ बहुत 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 अच्छे से करना है, विच मीन्स कि जो भी ऑप्शंस है ना, उनको भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेलिंग के साथ करवाऊंगी। जो अपन कहते हैं ना कि एनालाइज कैसे करते हैं पीवाईक्यूज़ को, मैं आपको वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है या कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा है इसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है? देखो, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो, तो उस हिसाब से वेटेज है। पर अपन इस पर इतना ध्यान नहीं देकर अपन किस पे ध्यान देंगे? अपन डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि कभी भी पैटर्न चेंज हो जाए तो हमें रेडी रहना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इस एक्ट का अगर आपको याद हो नाम, तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री से इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस एक्ट का नाम था दूसरा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। उसके बाद में इसमें क्या हुआ था कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हम देखेंगे। ध्यान से देखना, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, आया किसके टाइम पे था? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो हमें ये ध्यान देना है कि ऐसे इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडियंस के पास जाए। ठीक है, कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स अपने पास ही रखना चाहते थे। ठीक है, तो हमें इनमें से वो देखना है कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे पास ही रहे, तो वो रिजर्व में आएगा, और जो वो चाह रहे थे कि इंडिया के पास दे दो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूँ मैं। सबसे पहले क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये नाम से देखो, इसको आप इजीली देख पाओगे कि रिजर्व सब्जेक्ट में ही आएगा। क्यों आएगा? कि जिस हिसाब से आपने पुरानी मूवीज़ देखी होगी, आपने पुरानी स्टोरी सुनी होगी, तो आपने हमेशा इमेजिन किया होगा कि वो जो जज है वो बैठा रहता है और उसके ऐसे वाइट वाइट बाल होते हैं दोनों तरफ, और वो ब्रिटिशर्स का होता है। ठीक है, इंडियंस को इतनी पावर नहीं देंगे कि जो जस्टिस है वो इंडियंस देखें। अगर ऐसा हुआ तो जो भगत सिंह है उनको फांसी नहीं होती। ठीक है, अगर जस्टिस इंडियंस के पास होती, तो अगर जुडिशरी सिस्टम इंडियंस का होता, तो जो भगत सिंह को फांसी हुई थी वो नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट को मान के चलो, तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बहुत ही बेसिक सा है कि ये दिया जा सकता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द सेंस कि एकदम लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे जो पंचायत वगैरह बैठी थी, वो वाला। ठीक है, तो वो आपको याद होगा या आपने मूवीज़ वगैरह देखे, तो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो गांव का मुखिया ही करता था। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी पावर नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कि बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत छोटा सा मुद्दा है, दिया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाले को हम कहेंगे कि रिजर्व्ड में नहीं रखा होगा उन लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट रखा है, सेकंड नहीं है। अब सेकंड नहीं है तो इसको हटा देते हैं हम, और इसको भी हटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया सी। फिर भी हम बाकी दो देखते हैं। लैंड रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है यार ये लैंड रेवेन्यू। अब नाम से समझ आ रहा है ना, रेवेन्यू यार, वो टैक्स के लिए तो ही, टैक्स पे ही तो चल रहा था उनका धंधा, उसी पे तो जी रहे थे वो। अगर रेवेन्यू ही वो इंडियंस को दे देंगे तो फिर वो खाएंगे क्या? अरे बात समझ में। तो लैंड रेवेन्यू तो बिल्कुल नहीं, और पुलिस भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी रिजर्व्ड में ही रखेंगे, क्योंकि पुलिस, जुडिशियल और लैंड रेवेन्यू अगर इंडियंस को दे दिया तो फिर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे इंडिया में? अरे बात समझ में। तो ये वाला हम ऐसे एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। ठीक है, हमें ऐसा बताया है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में, ठीक है, अभी जो अपने इनमें पावर डिवाइड कर रखे ना, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो कौन से एक्ट के बेसिस पे पूछा है। उस टाइम 2012 में हार्ड होगा, बट अभी बहुत इजी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हुआ, ये बहुत बेसिक है। आपने अगर बेसिक से भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं हमने। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट से आए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है।
ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। तो ये उस टाइम टफ होगा ये, बट आज के टाइम में टफ नहीं है क्योंकि इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं हम एक्ट को, ठीक है। और उसमें ऐसा था कि भाई सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड कर दी गई थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम, हाँ एक यहाँ पे ना कन्फ्यूजन ये हो सकता था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, हो सकता है इससे लिया हो। 2012 में बता रही हूँ, कन्फ्यूजन हो सकता था, पर ठीक है इतना नहीं है। उस टाइम नाम से समझ आ रहा है कि आज़ादी के लिए होगा, इसमें ऐसा डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना ही लिया है तो फिर इस एक्ट में क्यों बताएगा हमारे सेंटर और स्टेट की पावर? इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, पर ठीक है अभी तो ये बेसिक्स है तो हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 2 ही क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पिछले कुछ सालों में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल, ठीक है। सोशल कैपिटल की बात की है, जैसे ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो यानी हमसे रिलेटेड बात हो रही है। अब सोशल कैपिटल कौन होगा किसी कंट्री में? हम लोग, मतलब जिसमें जो सोशली एक्टिव हो। जैसे इसमें ऐसे पूछता है इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है, तो इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि हमारे पास कितना रिजर्व्ड मनी है एंड ऑल, उस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। पर अभी देखो सोशल कैपिटल किससे रिलेटेड है, हम देखते हैं इनको बारी बारी। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ये सोशल कैपिटल नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अरे बात समझ में कि हमारा जो है ह्यूमंस का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेट्स की बात की है, ठीक है। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, अगेन ये कौन सी? इकोनॉमिक कैपिटल है, ठीक है। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिक कैपिटल है, ये सोशल कैपिटल नहीं है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप में क्या साइज है पॉपुलेशन का, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर उस हिसाब से बात की इन्होंने, इसका सोशल से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हमें सोशल का कुछ मिला नहीं है इसमें। 4 देखो, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, ये नाम से समझ आ रहा है ना, सोशल, समाज, हार्मनी और ट्रस्ट कितना मेंटेन हो रहा है समाज में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, ठीक है। इन दोनों के आइडियोलॉजी में क्या कॉमन एग्रीमेंट था, हमें वो बताना है, ठीक है। थोड़ा गांधी जी को हम सब जानते हैं, ठीक है। और हमें मार्क्सिज्म का इसमें बताना है कि थोड़ा सा मार्क्सिज्म का रोल, इन दोनों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू किस पे था, ठीक है। इन दोनों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से पॉइंट पे था, हमें वो बताना है। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेट लेस सोसाइटी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप, ये गांधी जी के हिसाब से सही है, क्योंकि गांधी जी हमेशा फोकस करते थे कि एक इंसान का खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो ऐसे था कि आज़ादी मिले हमें, फ्रीडम, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, और उसके बाद में हर इंसान का खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो। अगर हर इंसान का खुद पे कंट्रोल होगा, और अगर खुद का हर इंसान पे कंट्रोल है, तो हमें सोसाइटी, उसकी गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप में आज़ाद हैं, हम हमारे ख्यालों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हिसाब से गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्लास स्ट्रगल, क्लास नहीं, इंडिया में कास्ट स्ट्रगल था, वैसे क्लास स्ट्रगल भी कहा जा सकता है। और जैसे मार्क्सिज्म का था तो इनका हमेशा से यही रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास और उनके हिसाब से। पर ये थोड़ा सा गांधी जी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने हरिजन के बारे में ज़्यादा बात की है। क्लास स्ट्रगल ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने कैपिटलिज्म जो थे उनको मोटिवेट किया था कि तुम थोड़ा कॉपरेट्स को बोला था कि तुम लोग थोड़ा वो करो, क्या कहते हैं उसको, सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन करते हैं ना, तो थोड़ा वो समझो, ठीक है। तो गांधी जी ने ये बोला था। तीसरी चीज़, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मार्क्सिज्म का है, गांधी जी ने नहीं बोला था ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो, ठीक है। ये गांधी जी ने कभी नहीं बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये बोला वेल्थ का अक्यूमुलेशन एक जगह नहीं होना चाहिए, जो तुम कमा रहे हो वो नेचर से कमा रहे हो, नेचर को वापस दो, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल ही हटा दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला है ही नहीं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं, इसके बारे में भी नहीं। अपन इस पर मेन यही है कि स्टेटलेस सोसाइटी की बात की है यहाँ पे, क्योंकि ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच खाता है। और यही इनका मार्क्सिज्म का था कि इनको स्टेट से बहुत नफरत थी, स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, इनका फाइनल गोल यही था, ठीक है। तो ओवरऑल के आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यानी जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। हमें बताना है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इन 4 में हम देखते हैं, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्कोप वाइडन कर दे।
अब पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी ब्यूरो अपन पढ़ लेते हैं एक बार सारे पॉइंट्स, फिर अपन देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट। उसके बाद में एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करो, ठीक है, कि फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद में एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सबसे अब खुद ही देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि ये पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करो और इसका ध्यान रखो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे बात समझ में, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। और इसमें कुछ मतलब सारे थोड़ा बहुत रोल होगा इसमें। अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता कि इनमें से कौन सा ब्यूरोक्रेट के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है या ब्यूरोक्रेट का फंक्शन इसमें इनमें से कौन सी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और तो ऑल ऑफ द अबव भी हो जाता कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में ब्यूरोक्रेट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो भी ब्यूरोक्रेट है ना, वो भी कर रहे हैं। उसके बाद में फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने में जो मतलब इंडियन सर्विसेज में जो चल रहे हैं वो, तो इस थोड़ा थोड़ा फंक्शन सबका है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन यही है कि एक एजेंसी है जो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, एमएलए करेगा? नहीं, वो सिर्फ डिक्लेयर करता है कि हमने ये पॉलिसी ले आई, अब आप जानो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, ठीक है, कि इनमें से कौन सी टर्म है जो स्टेट को बेस्ट डिफाइन करती है। देखो स्टेट में ना, अगर आपने डेफिनेशन, जब ये क्वेश्चन आया था तो लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, पर जिनके पास ऑप्शनल होता है, जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है, तो वो इस पढ़ते हैं कि एक जैसे टेरिटरी हो गया, ठीक है, इसमें लोग रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक टेरिटरी है जिसमें लोग रह रहे हैं। उसके बाद में एक गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है जो उस पर रूल कर रही है, और वो सॉवरेन है, ठीक है। ये 5 पॉइंट होते हैं, ये 5 पॉइंट जिसमें होते हैं वो एक स्टेट होता है, विच मीन्स मैं बताती हूँ आपको कैसे। एक टेरिटरी हो, उसमें लोग रह रहे हों, एक वहाँ में गवर्नमेंट हो, ठीक है, और वो अपने आप में आज़ाद हो, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, ठीक है। तो ये होती है स्टेट की डेफिनेशन, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी मैच कर रही है। अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी, टेरिटरी हो गया, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी सॉवरेन है, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। चारों पॉइंट हमें इसी में मिल गए, आंसर यही होगा क्योंकि चारों पॉइंट इसी में है, बट फिर भी हम बाकी पढ़ेंगे कि कुछ छूट नहीं जाए एग्जाम में, अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डिफिनाइट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने पता मतलब ये इतना बड़ा बना रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि ये आंसर होगा, ठीक है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेट टेरिटरी है, अथॉरिटी है इसके गवर्न करने की उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अपने नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे बात समझ में, तो ऐसे नहीं। उसके बाद में क्योंकि इसमें वो वाली बात नहीं कि इसमें ये कि सॉवरेन है कि नहीं है, ये कहीं मेंशन नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया। उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, 2 मिल गया, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मिल गया, पर अभी भी इसमें आज़ादी की बात नहीं की कि सॉवरेन है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद द सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें सिर्फ दो की बात की है, 3 इन्होंने काट दिया कि देखो सोसाइटी का भी कर दिया, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि सॉवरेन है, सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है या सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा, ए वाला आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में करने की कोशिश करोगे हो जाएगा, बस डरना नहीं है। डरोगे तो जो आ रहे होंगे वो भी गलत कर दोगे, ठीक है, डरना नहीं है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लिबर्टी को बेस्ट डिफाइन करता है। देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है लिबर्टी, एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऐसा होता है कि सबको बराबर मिले, और लिबर्टी होती है कि कोई रोक ना हो, ठीक है। लिबर्टी यानी आज़ादी, कोई मतलब ऐसी बेहुदा रोक नहीं हो, मतलब मतलब बिना किसी बात के कि मैं रोक लगा दूँ तुम्हें सांस भी नहीं लेनी है, ऐसा नहीं,
मतलब जो जेन्युइन हो ना वो चलता है। जो वो जैसे गवर्नमेंट अपन पे अपने उस पर लगा हुआ है रुख कि अपन किसी का मर्डर नहीं कर सकते ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है, मुझे मारना है मैं तो मारूंगी, मेरे पास तो आज़ादी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट जो लिबर्टी होता है रिस्ट्रेंट, ठीक है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। इसका एक्चुअल वर्ड तो ये होता है, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये एक्चुअल जो होता है ना वो होता है लिबर्टी के, लिबर्टी का डेफिनेशन या लिबर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं हो, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा है कि कौन सा फैक्टर है जो बेस्ट सेफ गार्ड करता है। हो सकता है सारे करते हो पर हमें बेस्ट बताना है, ठीक है। इस वर्ड को इग्नोर नहीं करना है, बेस्ट सेफ गार्ड लिबर्टी, ठीक है। अब देखो, अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एक कमिटेड जुडिशरी है तब ज़्यादा लिबर्टी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ, ये तो हटाई दो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर सेंटर के पास सारी पावर होगी तो लिबर्टी नहीं आएगी, ठीक है। सबके पास, वो लिबरल डेमोक्रेसी कहाँ से हुई फिर, स्टेट की डेमोक्रेसी तो गई ना फिर। डेमोक्रेसी वो कि जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा नहीं हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट ये भी नहीं है। चाइना में अगर कह दो कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो रही है तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जैसे रशिया है तो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बन रही है पर कांस्टेंट वही आ रहा है ना, तो नहीं कह सकते हैं कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है या क्या है, ठीक है। सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पे तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ पे लिबर्टी है कि नहीं है। अरे बात समझो, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अ कमिटेड जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर। तो कॉमन सेंस है कि कमिटेड जुडिशरी से ज़्यादा ये वाइड सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो सब अपना अपना, देखो जैसे इसको अपन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, इस बेसिस पे नहीं देखें, हम घर के बेसिस पे देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी पापा और आप हो, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि सबके अंदर पावर डिवाइड है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अरे बात समझिए, मम्मी अपना काम करेंगे, पापा अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे, ठीक है। तो सबका काम डिवाइडेड है। अब आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि मम्मी आज आपने नमक कम ज़्यादा किया, वो उनका काम है, वो अपना देख रहे हैं, पापा अपना देख रहे हैं, आप अपना पढ़ाई का देख रहे हो, तो वो आपको आके गाइड नहीं करेंगे कि तुमने पढ़ाई में ये चैप्टर जोड़ा या ये पढ़ लो, जो भी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है ना यहाँ पे, तभी आज़ादी बनी है कि अपना अपना काम करने की सबको आज़ादी है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है। अरे बात समझ में, तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। मैं पहले बता दूं, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 में, बाद में इसको हटा दिया गया था आर्टिकल 40, इसके सॉरी अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया था, और फिर उसके बाद में इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। बाद में इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था 300A में ऐड करके, आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया था यहाँ से हटाकर, ठीक है। अब देखो इसमें एक लीगल राइट है अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, ठीक है। लीगल राइट वो होता है जो किसी लॉ या उस हिसाब से बना हो, ठीक है। तो सच इज लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। देखो ये तो ठीक है, फंडामेंटल राइट इसको हटा दो, फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ लीगल राइट तो है, हमें ये पता है, तो इसको हटा दो। अब इन दोनों में से एक है, हमें ये बताना है कि लीगल राइट तो है, ये तो हमें पता है, अब ये बताना है कि सिर्फ सिटीजन्स के पास है या कोई भी पर्सन के पास है। अब आप इसको कैसे देखोगे, इसको आप ऐसे देखना, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, और ये हर किसी के पास है, ठीक है। इसको आप कैसे समझोगे कि हर किसी के पास है, विच मीन्स इसमें देखो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसको हर कोई बाहर का आके नहीं खरीद सकता है। कॉर्पोरेशन, जैसे ये कॉर्पोरेशंस और कंपनीज है, अगर यहाँ पे आ रही है, नेस्ले आ रही है और उसने अपना यहाँ पे ज़मीन खरीदी और ज़मीन पे अपने फैक्ट्री बनाई, तो वो तो फॉरनर है ना, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना दी, तो विच मीन्स कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी है फॉरनर के पास, उनके पास है, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, पर लीगल राइट है और फॉरनर के पास भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। आ रही बात समझ में, तो इसको अपने आसपास के एग्जांपल से रिलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट्स वाला। अब फीचर्स देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। देखो
फिफ्थ शेड्यूल जो हुआ है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, यानी ये ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं। सिक्स में तो 4 स्टेट्स हैं, ममता, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, इनकी सर्टेन टेरिटरीज। और फिफ्थ में स्टेट्स का कुछ कुछ पार्ट जो ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी एरिया को हम फिफ्थ शेड्यूल में ला रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा और जो बेस्ट होगा हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखो, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये ठीक है कि किसी एरिया को अगर हम फिफ्थ शेड्यूल में ला रहे हैं तो वहाँ के जो लोगों की ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल पीपल के पास नहीं जाएगी। आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी बनी है। तो वो अभी प्रोटेस्ट करें कि लद्दाख को फिफ्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए, ठीक है, सो दैट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ लद्दाख, ठीक है, ताकि लद्दाख का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए वो चाह रहे हैं कि फिफ्थ शेड्यूल में डाल दो लद्दाख को। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो लैंड है ना, उनका जो लैंड है, जो वहाँ के जो ट्राइब्स का जो ज़मीन है, वो नॉन ट्राइबल पीपल नहीं ले सकते डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। ये भी ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो वैसे भी होती ही है। अगर आप कहीं रह रहे हो और आपके आसपास कोई गांव है या कोई विलेज है तो वहाँ पे भी उनकी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ये बेसिक सी चीज़ है, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, ठीक है। जो इन स्केड्यूल्स में बात की जाती है ना, वो ऑटोनोमस बॉडीज़, ऑटोनोमस काउंसिल, वो चीज़ होती है। पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक बेसिक सा है जो गाँव वगैरह में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। आप ये देखो, असम में ये जो 10 स्टेट्स होता है ना, वहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल, 10 स्टेट्स के कुछ कुछ पार्ट फिफ्थ शेड्यूल में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो सारी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्टेड है क्या? नहीं है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो होते हैं, जैसे हिमालयन स्टेट्स जो होते हैं ना, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं कि वहाँ पे कोई भी बिजनेस करना मुश्किल है तो इनको थोड़े सर्टेन इनिशिएटिव्स मतलब इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जैसे ये फाइनेंस कमीशन आता है तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट अलग से दिया जाता है, जो हिमालयन स्टेट्स होते हैं ना उनको। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता है, और अब तो ये हटा भी दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसा कुछ। तो जो भी है, पर ये नहीं है, ठीक है, कि इसमें आने पे आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहला दोगे, नहीं। तो सबसे बेस्ट यही है कि ये प्रिवेंट करता है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है, सबसे बेस्ट यही है इसमें। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में बताना है, हमारे पास है, इसको हम अच्छे से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और हम इसको देखते हुए बड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा और नहीं होगा। हाँ, इन्होंने थोड़ा शब्द में घुमा लिया तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट स्टिल हम इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। देखो, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें कोई शक नहीं है। जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे खड़े होकर ओथ ले रहे हैं, ठीक है, जो भी, जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं या फिर अमित शाह जी हैं, तो वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, बट स्टिल वो एज अ पार्लियामेंट में ओथ लेते हैं, वो वहाँ के मतलब वो वहाँ के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला उसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, विच मीन सेकेंड तो सही होगा हमारा। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी बताया अभी राहुल जी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उस हिसाब से जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक सरकार, मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है और ये हमें पता भी लग गया यहाँ पे एलिमिनेशन से कि सेकंड तो सही होगा ही। नेक्स्ट देखो, द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारा हो गया ए इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वाला गलत हो गया। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग schedules ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसके क्वेश्चन आप आगे भी देखोगे। एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में आया था, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, राजीव गांधी जी के टाइम पे आया था, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पूछा था कि ये वाला अमेंडमेंट कौन सी सरकार के अंडर में आया था या कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजीव गांधी के टाइम पे आया था, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और इसको एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 10th शेड्यूल याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद में वन ऑफ ट्रिक है ना, सबको ही पता होती है वो ट्रिक, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक है।
इसमें 12 स्केड्यूल्स का पूरा पता रहता है हमें, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये टेरिटरीज वाला, ये एम्यूलमेंट्स और वो ओथ वगैरह का, ऐसे करके। तो आप इसको देख लेना, मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट देखो, द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फिर से रिपीट हुआ ना, अभी हम करके आए हैं 5th और 6th शेड्यूल वाला क्वेश्चन, फिर से आ रहा है, विच मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनको लिख लो कहीं पे, इनको अच्छे से करके जाना है। द प्रोविजन द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। इन प्रोविजन का मकसद क्या है, इनको क्यों बनाया है, हमें वो बताना है, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, यही आंसर है। एक सेकेंड, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, यही आंसर है हमारा। सेकंड देखते हैं, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में बाउंड्री डिफाइन करने के लिए। नहीं, गलत है ना ये, बिल्कुल इसलिए नहीं बनाया गया ये। डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, नहीं। फिर 11th और 12th शेड्यूल क्यों बनाया गया अगर पंचायत 5th और 6th में, तो ये भी गलत है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। पहला ही आंसर ठीक है कि कॉमन सेंस है। 5th, तो अभी तो 2015 में शायद ये टफ होगा, पर अभी बिल्कुल टफ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं ये कि 5th और 6th ट्राइब से रिलेटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, इनमें से कौन सा राइट है। अब इसको पढ़ते ही राइट टू वोट तो कह दोगे हमारा तो फंडामेंटल राइट है, नहीं। फंडामेंटल राइट में कहीं मेंशन नहीं है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेचुरल राइट भी नहीं है, पैदा होते ही हमें राइट नहीं है कि आप जाओ और वोट कर दो, नहीं, नेचुरल राइट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 326 में मेंशन है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसमें एक चीज़ और बताती हूँ आपको, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उससे इन्होंने किया था कि 21st एज थी पहले वोट डालने की, उसको 18 कर दिया था, ठीक है। 21st से 18 कर दिया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किसमें, आर्टिकल 326 में। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कौन कौन से इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस के, ठीक है। इन दो जो है जगह उनका इलेक्शंस का मेंशन है इसमें। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, ठीक है। लीगल राइट तो वो होता है जो किसी लॉ से आया हो, पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 14th, out of the following statements choose the one that brings out principle underlining the cabinet form of government, ठीक है। उससे रिलेटेड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। नहीं, देखो कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग जो क्रिटिसिज्म है उसको कम कर सकें, नहीं ना, ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म को नहीं। हमारे जो अंबेडकर जी है उन्होंने क्या किया था कि अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी स्टेबिलिटी से। उनको बोला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चूज़ कर सकते थे, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, पर हमने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट्री करेंगे क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है विच मीन्स कि क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, तो इसको तो तुम हटा ही दो। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये जो एग्ज़ाम है उसको बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ ऐसा बेहुदा बात कर दे या फिर ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट कर दे जैसे गवर्नमेंट पे बात आ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ चीज़ होगी तो उसको आपको गलत ही करके आना है, उसको आप सही नहीं मान सकते हो, ठीक है। कि भाई एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्रिटिसिज्म मिनिमाइज कर दिया जाए, तो नहीं, इसको तो आप देखते ही गलत करो कि जहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में मतलब गवर्नमेंट को बेवफा दिखाया गया उसको नहीं करना है हमें, ठीक है, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसको स्पीड अप किया जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बता दिया, इतना अच्छा बता दिया कि उसकी एक्टिविटीज़ स्पीड कर दो, उनका खाना ही खत्म नहीं हो रहा है, उनके ब्रेक्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा मैकेनिज्म लाए होंगे वो लोग कि भाई स्पीड अप की जाए उनकी एक्टिविटीज़, बट स्पीड अप नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लाए थे हम कैबिनेट गवर्नमेंट, इसलिए नहीं लाए थे कि उनका जो मैकेनिज्म है वो स्पीड अप हो जाए या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है तो उनका काम जल्दी जल्दी निपटा दें, नहीं, ये भी नहीं था इसका मोटिव। नेक्स्ट देखो, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक पॉइंट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म, तो ये वाला बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन।
ये कह रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो गवर्नमेंट का जो हेड है ना, उसके हाथ इतने मजबूत कर दो कि जो लोग हैं जो डिक्लाइन की स्टेट में जा रहे हैं उनको वो होल्ड ओवर कर सके। ठीक है, तो नहीं, ये भी गलत है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर टू इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिया के फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, हमें वो बताना है। ठीक है, देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, है हमारे पास। एक सेकेंड, फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पूछा है। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म का ही फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है ना, वो यूनिटरी फीचर है। अगर यहाँ ये आ जाता कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, तो ये यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर नहीं है, तो अपन इसी को टिक करते। अरे बात समझ में। इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना कि फेडरल में डी आ रहा है और इंडिपेंडेंट में डी आ रहा है, तो फेडरल फीचर यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंटीग्रेटेड यानी टी, और यूनिटरी में टी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड होता तो यूनिटरी फीचर है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी फेडरल फीचर है, तो ये तो है ही फेडरल फीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि पावर जो है वो क्लियरली डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट डिवाइडेड है, किसको क्या देखना है, ये भी सही फीचर है। नेक्स्ट देखो, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। सिक्किम को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, पर यूपी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही बात है। एग्जाम में आप इसको गलत कर दोगे। जब मैं नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जब क्वालिटी नहीं बढ़ी थी, तो मैं इस क्वेश्चन को ऑफकोर्स मैं इसको ही रॉन्ग मानती, क्योंकि मैं सोचती इतना नेगेटिव थोड़ी करेगा यार, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाना है। ठीक है, ये कह क्या रहा है वो सुनना है, तो विच मीन ये सही है बिल्कुल, इसको हम रॉन्ग नहीं मानेंगे, क्योंकि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ही है ना हमारे पास राज्यसभा में, हर स्टेट्स को इक्वल वो नहीं है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके अंदर देखो, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, यही गलत है। ठीक है, अब देखो ये क्यों गलत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे गलत लाइन हो पर इसको याद रखना। इससे आप ये चीज़ सीखोगे कि हमने क्या आर्टिकल 1 में मेंशन है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये है कि इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस पे अम्बेडकर जी से पूछा कि क्या इंडिया जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट, मतलब फेडरल ऑफ स्टेट्स भी तो लिखा जा सकता है ना, कि इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी फेडरल ऑफ स्टेट्स, ऐसे जैसे अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट चलती है, फेडरल वहाँ पे कोर्ट वगैरह है, तो उनसे इस फेडरल वर्ड का पूछा। ठीक है, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि जो वर्ड फेडरल है ना, वो एक फॉइडस वर्ड से बना है, फॉइडस विच मीन्स एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वर्ड यूज़ कर दिया जाता तो इसका मतलब ये होता कि इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट से साथ में आए हैं, और इन फ्यूचर अगर कोई इशू होता तो ये एग्रीमेंट वो लोग ब्रेक करते थे, तो विच मीन्स कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता, इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बन जाते वहाँ के, कि स्टेट्स को अपन हटा नहीं सकते। जैसे आज अपन ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, जम्मू कश्मीर का वो चेंज कर दिया, हमने यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। अगर ये वाला वर्ड इस्तेमाल होता तो स्टेट अपना अलग होकर अपनी कंट्री बना लेता। ठीक है, तो ऐसा है, इसलिए हम कहते हैं अपने मेंस में क्वेश्चन पे आता है, जैसे इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, यूनियन भी नहीं खत्म कर सकते हो, स्टेट्स भी नहीं खत्म कर सकते हो। ये कहाँ है, अमेरिका में। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेट बढ़ा दिया एक कम कर दिया, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स को आप हार्म नहीं कर सकते हो, उनका स्टेट्स का अपना अलग सिस्टम चलता है। ठीक है, उनकी अलग सिटीजनशिप होती है स्टेट्स की। ठीक है, जैसे टेक्सास की अलग होगी और इंडिविजुअली अमेरिका की अलग होगी। ठीक है, इंडिया में क्या है, डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स है और इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। यूनियन को कुछ नहीं कर सकते हो, स्टेट्स को तुम डिस्ट्रक्ट करो, चाहे 28 स्टेट है उनको कल को 2 बना दो तो भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन क्यों है, क्योंकि हमने ये वाला वर्ड यूज़ नहीं किया है, एग्रीमेंट से नहीं आए हम लोग। ठीक है, हम यूनियन है। अरे बात समझ में, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मेन एडवांटेज क्या है हमें वो बताना है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से काम कर रहे हैं वो अपना, इतना अपने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। देखो अमेरिका में है टाइट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एकदम टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे मिक्स चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, कि पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी होती है, ज़्यादा एफिशिएंट है।
चलो एक बार को मान भी लिया कि भाई इसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है। आपने ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, आप इस चीज़ को नोटिस करना, आपके स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी ला रहा है, एक गवर्नमेंट लाएगी, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो वो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, या फिर वो उस पॉलिसी पे इतना फोकस ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसा इतना एडवांटेज नहीं मान सकते हो, हमें एडवांटेज पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 75। एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यही मेन इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है। और इसी बेसिस पे कि अकाउंटेबिलिटी है, अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा था, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रख सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, कि हेड ऑफ द क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखो, जैसे अगर कोई पीएम है या कोई सीएम है, वो रेजिग्नेशन दे देता है अपना, तो उसी पार्टी में से किसी और को बना दिया जाता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट चेंज किया जा सकता है, उसमें चेंज करने में कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है, तो हमारा आंसर आ गया सी। नेक्स्ट देखो, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। दोबारा मैंने बताया आपको, तीसरा क्वेश्चन है ये 5th और 6th शेड्यूल का, ठीक है। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है, जितने भी ट्राइब से रिलेटेड एक्ट वगैरह है उनका थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है, जो इसमें आगे रिपीट होंगे तो आप देखना। अब इसमें देखो, इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो ट्राइबल लैंड का, एक सेकेंड, ट्राइबल लैंड का जो ट्रांसफ़र है प्राइवेट पार्टीज़ पे, ठीक है, फॉर माइनिंग, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको नल डिक्लेयर कर देगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ट्राइब का लैंड प्राइवेट पार्टी को दे दिया जाए और वो माइनिंग कर ले। किसके अंडर होगा? 5th शेड्यूल में। 12th में तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का है, 9th में वो कुछ ये लैंड वाला है, और ये नेहरू जी के टाइम पे जो आया था कि इनको अपन जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते एंड ऑल, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आई थी ना, वो है इसमें। और 3rd शेड्यूल में वो है टी एरियाज़ वगैरह, ठीक है। तो हमारा आंसर बी है। अरे बात समझ में? 5th शेड्यूल, ये तो बहुत ईजी था, ऐसे ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, मैंने अभी ऊपर राजीव गांधी वाला बताया था 10th शेड्यूल का। अब पूछ रहा है 9th शेड्यूल किसके अंडर में आया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम की बात है, ये जब 1951 में जब चल रहा था ना, नेहरू जी थे उस टाइम, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का इशू चल रहा था कि मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड नहीं होना चाहिए, जिनके पास ज़मीन है उनको ज़मीन बांटो, तो उस हिसाब से किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हो, इसलिए 9th शेड्यूल लेकर आए थे, ठीक है, कि भाई हर कोई कोर्ट पे नहीं अप्रोच करे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19th। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस वर्ड को इग्नोर नहीं करना है पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कल को कह देगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस एंड दिस, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है बहुत सारी चीज़ें। देखो, जैसे अनटचेबिलिटी वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन नहीं करता है। कोई एक्ट होगा, कभी किसी जुडिशरी ने डिफाइन कर दिया होगा इसको, किसी एक्ट ने कर दिया होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ही करता है। बहुत कम चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इस टर्म को पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। अपन वहाँ पे इतने कंफ्यूज होते हैं कि लाइन सही लिखी होगी, अपन उसको पढ़ लेंगे, पर ये जो डिफाइंस है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये ठीक है कि इसमें फेडरलिज्म भी है, सेकुलरिज्म भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, डेमोक्रेसी के बारे में भी बात हुई है, पर ये डिफाइन नहीं करता है इन सबको, ठीक है। और पेपर में स्ट्रेस के कारण हमें डिफाइन तो भूल ही जाएंगे कि उन्होंने डिफाइन लिखा था, और अपन इसको सही मान के अपन इसमें बोथ 1 और 2 कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा गलत। ये तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है कि डिफाइन थोड़ी करता है वो, उसने बताया थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है, फेडरलिज्म का ये है, नहीं, डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वर्ड मेंशन ही नहीं है। इन्होंने आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, जिसे जुडिशियल रिव्यू करती है, बट ये जो इन्वर्टेड कॉमास में इन्होंने लिखा है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, तो नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड जुडिशरी टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स, ठीक है, जुडिशरी दी है, जुडिशियल रिव्यू नहीं दिया है, वो तो जुडिशरी ने खुद ने लिया है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास इसमें आंसर होगा नाइदर 1 and 2, दोनों ही ठीक नहीं है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर जरूरी है दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। इनमें से कौन सा है जो ट्रूली बताता है कि इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट? मतलब ये नहीं होगा तो बता ही नहीं पाओगे कि फेडरल कैरेक्टर है क्या इंडिया का, ठीक है, मतलब बहुत एसेंशियल फीचर। अब देखो, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफ गार्डेड। ध्यान देना, मैंने ऊपर आपको बताया था कि फेडरल और इंडिपेंडेंट, ये तो फेडरल फीचर है ही, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी फेडरल होगा और उनमें से हमें बेस्ट बताना है एसेंशियल फीचर। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब देखो, यूनियन लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आए हैं। अब देखो यार, इंडिया है, उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, अब वहीं से तो सेंटर में जाएगा ना इलेक्ट होके लोग। अब सेंटर अलग से अपनी थोड़ी जगह बनाएगी कि हम अलग से लोग यहाँ रह रहे हैं वहीं के लोग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये ऐसा कोई फेडरल फीचर नहीं कह सकते इसको आप। ये यूनियन गवर्नमेंट की बात करें इन कॉमन, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। क्या मतलब, बात तो यूनियन कैबिनेट की जा रही है ना, इसमें फेडरल फीचर अगर राज्यसभा की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो फेडरल फीचर का पार्ट होता, ठीक है। यूनियन कैबिनेट है और रीजनल पार्टी से लोग आ रहे हैं, तो क्या बड़ी बात होगी, बात तो यूनियन कैबिनेट की कर रहे हैं ना, उसका क्या मतलब स्टेट्स पे इम्पैक्ट राज्यसभा में होता ना, मतलब राज्यसभा के बारे में कुछ लिखा होता तो अपन फिर भी एक बार कंसिडर करते। यहाँ तो सिर्फ यूनियन की बात की जा रही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो क्या हो गया, इसमें फेडरल कैरेक्टर कहाँ से नजर आ रहा है कि भाई कोर्ट्स देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स, उनका जो एनफोर्सेबल फीचर है वो कोर्ट्स देख रहे हैं, तो फेडरल फीचर का क्या लेना देना। पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्स करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारे तीनों पॉइंट्स ठीक है, पर इनका फेडरल फीचर से क्या लेना देना है। पॉइंट तो यहाँ है ना, क्वेश्चन में ये पूछा है कि, ये नहीं पूछा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एसेंशियल फेडरल फीचर है, और वो सबसे यही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस और फेडरल, ठीक है, भूलना नहीं इसको, इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा रिपीट हुआ है ये हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बिन प्रोवाइडेड इन, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इनमें से ये हमें किस किस में मेंशन है, ठीक है, कि इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। देखो प्रियम्बल में तो है ही मेंशन, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये वर्ड मेंशन है तो प्रियम्बल में तो है, तो ये दोनों तो होगा, इसको हटाओ पहले और इसको हटाओ क्योंकि प्रियम्बल में तो मेंशन है ही। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा क्योंकि डीपीएसपी में मेंशन है, आर्टिकल 39 में मेंशन है, ठीक है, मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज़, ये ऑब्जेक्टिव है कि इनकम इनइक्वालिटीज़ है उसको मिनिमाइज करो, तो ये जस्टिस हो गया ना, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर दी हमने यहाँ पे, तो ये डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में एज सच डायरेक्ट नहीं मेंशन है, ठीक है, वो इकोनॉमिक जस्टिस करता है हालांकि जैसे रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करके, पर जो मेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जहाँ मेंशन है ना एज एन ऑब्जेक्टिव वो यही है डीपीएसपी में, मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज़ वाला, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? अब इनमें से preamble में कौन सा मेंशन नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ वर्शिप। आपने पढ़ा होगा preamble में डायरेक्टली मेंशन है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो ये तीनों तो है, तो कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी। आगे आंसर, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मेंशन है, इकोनॉमिक देखो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन है, वर्ड जस्टिस इज यूज्ड, लिबर्टी नहीं है। अब हाँ एग्जाम में देखो, अभी तो बहुत इजी लग रहा है अपन को करने में, एग्जाम में बैठेंगे ना कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो प्रियम्बल को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रियम्बल कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि भाई जो मतलब ये बेसिक सा पॉइंट है, अगर मतलब 2017 में तो नहीं पढ़ाया होगा पर सब पढ़ते हैं हम, ये तो हमेशा देखा है हमने कि जो प्रियम्बल है ना वो ही रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मेकर्स है उनका माइंड, क्योंकि फंडामेंटल राइट है वो भी चल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर इनमें ना सब में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों की जो समरी है वही प्रियम्बल में मेंशन है, ऐसे मानो आप,
जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन कोर वैल्यूज़ है वो प्रियम्बल में ही है, ठीक है। तो इन सब की समरी है ये प्रियम्बल। अरे बात समझ में? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कानून और आज़ादी के बीच में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है हमें वो बताना है, ठीक है। ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा कानून होंगे उतनी कम आज़ादी मिलेगी, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है हमें, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि जितने ज़्यादा लॉ होंगे उतनी कम आज़ादी, ठीक है। जैसे आपके घर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, 7 बजे से पहले घर आना है, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना है, गोवा नहीं जा सकते हो, तो जितने ज़्यादा लॉ बन रहे हैं उतनी तुमको कम आज़ादी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। अगर कानून होगा ही नहीं तो आज़ादी भी नहीं होगी। ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। देखो, इसको अपन गलत मानेंगे पर इसके पीछे है, इसको मतलब पढ़ेंगे तो अपन इसको गलत सोचेंगे, पर ये सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि देखो, अगर कोई लॉ कानून होगा ही नहीं, ठीक है, तो सबके पास आज़ादी होगी, तो सब क्या करेंगे? जैसे कोई लॉ नहीं है, ठीक है, और आप कुछ खाना खा रहे हो, आप मैगी खा रहे हो, मैं कहूँगी नहीं मैं खाऊंगी, तो आपको आज़ादी नहीं दी थी मैं खाने की, मैं खाऊंगी, मतलब लॉ तो है ही नहीं ना, पर फिर भी आपको आज़ादी नहीं है। दूसरे लोग आपके काम में इंटरफेयर करेंगे, फिर सब दूसरों के काम में इंटरफेयर करने लगेंगे, ऐसे हो जाएगी देश की, ठीक है। अगर कोई कानून नहीं हुआ तो लिबर्टी भी नहीं होगी, ठीक है। कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बिना कानून के लिबर्टी की ऐसे हो जाएगी, लिबर्टी छोड़ो देश की ऐसे हो जाएगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही होगा। जिसने फिलोसफी ऐसे बेसिक पॉलिटी पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये टफ है क्वेश्चन, इसको दिल पे नहीं लेना, ये थोड़ा टफ है, पर आप किया जा सकता है थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अब देखो, इफ़ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर आज़ादी है तो कानून भी लोग बनाएंगे, ठीक है। आज़ादी है तो लॉ बनाने का अधिकार भी कानून का। देखो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ पे ऐसा होता है, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द सेंस मीन्स कि लोग आ रहे हैं और कानून पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं और फिर कानून बन रहा है। अरे वहाँ पे इतनी सी आबादी है जितनी अपनी एक सिटी में नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी कम आबादी है, वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ ये मतलब नहीं होता है लिबर्टी का। अब जैसे अपने पेरेंट्स है, अपन को आज़ादी, लॉ तो उन्हीं ने बनाया ना, पर आज़ादी तो नहीं है फिर भी। तो ऐसा नहीं होता कि लोग कानून, जैसे अफ़गानिस्तान है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने लॉ बनाए हैं, ठीक है, पर फिर भी वहाँ पे लिबर्टी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको आप तो गलत ही मान दो बिल्कुल। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, कि कानून जितने बदलते जाएंगे लिबर्टी उतनी ज़्यादा खतरे में है। तो ऐसा नहीं है, टू ऑफन चेंज, ये भी एक चीज़ को फोकस कर सकते हैं। बट देखो, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए, लाइफ चलती रहना चाहिए, चलती का नाम जिंदगी। तो लॉ चेंज हो रहे हैं उसमें इशू नहीं है, पर लॉ है तो सही ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक है, यही आंसर है कि जहाँ पे अगर कानून नहीं हुआ तो लिबर्टी नहीं होगी। सबसे बेस्ट यही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सबसे ईजी और सिंपल भी यही है कि लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं मिलेगी तुमको, ठीक है। तो बेस्ट वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। फिर से लिबर्टी आ गया। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लिबर्टी पे, एक ऊपर करके आए थे हम लोग, सेकंड वाला ये रहा, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है फिर से। अब देखो, PYQ रिपीट होते हैं इसलिए हम इनको करके जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ये डेफिनेशन है। ये वाला मैंने आपको बताया था, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये डेफिनेशन अभी ऊपर आपको मैंने लिख के बताई दी, ये सही है, ठीक है। अगर एग्जाम में मैं बैठी होती तो मैं इसी को टिक करके आती क्योंकि मैंने यही पढ़ा है, पर इसका आंसर ये नहीं है। आगे देखते हैं एक बारी। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये भी लिबर्टी है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये भी लिबर्टी है, ठीक है। बस ये जो है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये गलत है कि जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं उनकी मन मर्जी से बचाने के लिए लिबर्टी है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब पूछे पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है। अब एग्जाम में बैठेंगे तो ये वर्ड पॉलिटी को हम लोग खा जाएंगे, हम इसको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसको हम गिनेंगे नहीं, हम इसको बिल्कुल ऐसे गिनती में नहीं लेंगे कि पॉलिटी इसमें इसने लिखा भी है क्या, तो हम सिर्फ लिबर्टी को देख के इसको टिक करेंगे। ये मैं मेरी मिस्टेक बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है इसमें, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ये लोकल लेवल पे है, या मतलब इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं हम। पॉलिटी के लेवल पे या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब देखो, एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेम चीज़ें लिखी होगी। हम ऊपर भी एक क्वेश्चन करके आएंगे, आए थे एक बार, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें 2 सेम लाइन थी, अभी मेरे को मिलेगा। ये देखो, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन। ये जो 2 सेम दिखने वाले सेंटेंस होंगे ना, ज़्यादा चांसेस यही है, 60%, देखो कितना गंदा कर दिया मैंने ये, 60% चांस यही है
कि इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इसमें जिस मतलब स्टेटमेंट में ऐसे दो ऑप्शन सेम लिखे आए तो इन दोनों में से एक होगा, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है और आप इतना रिस्क ले रहे हो कि आपको ये अटैम्प्ट करना है तो आप उसमें से इन दोनों में से ही एक चूज़ करिएगा, ठीक है। पर आप इसमें देखते हैं हम अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो इसमें कॉमन सेंस है कि हमारा डी वाला सही होगा। अब डी क्यों होगा? एक तो कह रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी कि जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करूँ, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो। मेरे को अच्छा लग रहा है मैं तो 2 थप्पड़ लगाऊँ तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी, ये लिबर्टी है। दूसरा कह रहा है कि खुद को अच्छे से डेवलप करो, कि तुम बेस्ट एजुकेशन ले रहे हो, बेस्ट स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, तो कौन सा अच्छा है? ऑफकोर्स ये अच्छा है कि खुद को अच्छे से डेवलप करो, जो मन में आए वो करो। ये नहीं डेफिनेशन है करेक्ट पॉलिटी के बेसिस पे, तो यही इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है ये बताना मैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, कि ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना लीगल इफेक्ट है। इसमें बोला कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है पर लीगल इफेक्ट नहीं है। फिर बोला है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। लीगल इफेक्ट भी है और पार्ट भी है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली टू अदर पार्ट्स। देखो इंडिपेंडेंटली टू अदर पार्ट्स, लाइन सेम लिखी है पर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। ध्यान देना, ये इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी स्टेटमेंट को इतना इतना करेक्ट बनाएंगे ना, इतना करेक्ट बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे इसको गलत कैसे करें। सबसे पहले चीज़ तो ये एलिमिनेट करो कि पार्ट है कि नहीं है। देखो बेरोबार यूनियन केस हुआ था, उसमें बोला था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर गोलकनाथ केस हुआ, उसमें बोला पार्ट है, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में बोला पार्ट है। फिर केशवानंदा भारती केस में पूछा अच्छा पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है, तो बोला हाँ अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो विच मीन्स फाइनल क्या हुआ कि पार्ट है। जुडिशरी ने कह दिया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स इसको हटाओ कि पार्ट नहीं है जो कह रहे हैं। अब देखो अब लीगल इफेक्ट है कि नहीं है, सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। अब देखो प्रेम्बल में मेंशन है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। क्या सबको पॉलिटिकल जस्टिस है? क्या अपने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं है? उसमें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की है प्रेम्बल में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या वो सारे फुलफिल हो गए हैं? अगर वो सारे फुलफिल हो जाते तो फिर मतलब सेम लीगल इफेक्ट का मतलब कि अगर सेम लीगल इफेक्ट होता तो जुडिशरी पे हम केस कर सकते थे कि प्रेम्बल में सो एंड सो चीज़ मेंशन है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए और मेरे को तो सोशल जस्टिस नहीं मिली है तो मैं केस कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें होता है लीगल इफेक्ट का कि हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्रेम्बल में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे फुलफिल नहीं है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हैं कि प्रेम्बल में कोई ऑब्जेक्टिव है और वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या क्या एलिमिनेट किया, एक सेकेंड, हमने हटाया ये कि पार्ट नहीं है जो कह रहा है और एक ये पार्ट है और सेम लीगल इफेक्ट है। अब देखो एक तो है कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, और एक है कि पार्ट है पर कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। किसी के साथ इसको देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लॉ बनाया, ठीक है, और उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखनी है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो जो जुडिशरी है वो इस प्रेम्बल को पढ़कर बता सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर प्रेम्बल से मैच खा रहा है तो हम उसको कह देंगे, विच मीन्स कि प्रेम्बल इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, पर किसी और पार्ट के साथ इसको देखे जाएंगे तो माना जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अरे बात समझ में कि इसका अपने आप में कोई लीगल इफेक्ट नहीं है अकेले का, पर दूसरे पार्ट्स के साथ इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड इंडिपेंडेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। देखो 26 जनवरी 1950 हमारा था, देखो आप अगर आपने पढ़ा है तो सोशलिस्ट और सेकुलर ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, ठीक है, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये गया ये गया। अब देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर वही प्रेम्बल पढ़ा है तो आप इसको इजीली कर ले जाओगे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अरे बात समझ में। अभी तो ये हो गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि अभी अगर पूछे कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है तो ये है, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, क्योंकि पीवाईक्यू की थीम रिपीट होती है। तो अभी क्या है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक।
ठीक है। पर आज़ादी के वक्त क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिटीजनशिप पे, देखो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सिटीजनशिप पे। ये भी तब आया था जब सिटीजनशिप न्यूज़ में था, वो सीए वाला ला रहे थे ना अपन उस टाइम पे, तब ये आया था 2021 में। पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सिटीजनशिप से। देखते हैं इसमें क्या है। देर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ये बात ठीक है। हम अमेरिका तो है नहीं कि हमारे पास 2 सिटीजनशिप होगी, कि तमिलनाडु की अलग है और इंडिया की अलग है। नहीं, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है पूरी इंडिया के ओवरऑल, और एक ही डोमिसाइल है, ठीक है। डोमिसाइल यानी जहाँ जो हमारा एड्रेस होता है उस हिसाब से, तो एक ही है कि हम उसमें नहीं कर रहे हैं, वैसे बात नहीं की यहाँ पे, वैसे कॉमन अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखो अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए बस। नहीं, ये प्रोविजन अमेरिका का है। अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बाय बर्थ ही बनेगा, जो बाय बर्थ सिटीजन है अमेरिका का वही वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ब्रांड वेज चलता है, यानी बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वाजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो इन सब के बेसिस पे जो भी सिटीजन है, 5 बेसिस पे वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड गया, अब देखो थर्ड देखना है हमें। फर्स्ट तो ठीक है, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब फॉरनर है, कोई फॉरनर है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का, ठीक है, वो गया लंदन पढ़ने, उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। फिर वो इंडिया आया, उसने एज अ लंदन सिटीजनशिप दिखा के और उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली और लंदन की कैंसिल कर दी। बाद में उसने क्या किया कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कर दिया, या इंडिया के अंदर रहकर पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी, देशद्रोह हो गया, यूनिटी इंटीग्रिटी खराब कर दी देश की, तो इसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। आ रही बात समझ में? तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बम से उड़ा दे भारत को, बट फिर भी उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है इतनी कि कुछ भी हो जाए हम तो इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल गलत है थर्ड। आप इसको देखो, कोई ज़्यादा प्रोविजन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रेंडमली इसको हटा सकते हो कि भाई ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात कर दी कि कुछ भी कर दो तुम सिटीजनशिप नहीं लेंगे तुम्हारी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बाकी हम फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।